आज का जो विषय है इस लेक्चर का उसमें हम पढ़ेंगे सत्ता और उसका कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, पावर एंड इट्स फंक्शनल पर्सपेक्टिव। इसको हम समझने के लिए पहले कुछ उसके लिटरल मीनिंग समझेंगे, फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी के हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विद्वानों के विचार उसमें समझेंगे। फिर कैसे वो 19th सेंचुरी में उसमें परिवर्तन आया, 20वीं शताब्दी में आया और उसके बाद मैक्स वेबर और पार्सन्स के जो विचार थे इस विषय में क्या थे और साथ ही उपव्यवस्था के रूप में एक राजनीति क्या काम करती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लिटरल मीनिंग में ये समझना चाहते हैं कि सत्ता क्या है। तो सत्ता जैसे कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में एक प्रभाव के रूप में काम करता है, इन्फ्लुएंस के रूप में काम करता है दूसरे व्यक्ति पर। इसको हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि जैसे अस्तित्व है या किसी की हस्ती है, उसको हम एक सत्ता के रूप में मान सकते हैं मानव समाज के बीच में। वहीं दूसरी तरीके से हम इसको एक शक्ति, पावर के रूप में या सामर्थ्य के रूप में भी हम जान सकते हैं। तो जो बेसिक आधार जो सत्ता का है वो है किसी व्यक्ति का अस्तित्व या उसका सामर्थ्य या उसकी शक्ति। जबकि ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी के अनुसार इसको ये कहा गया है कि इट इज एन एबिलिटी टू डू और एक्ट और इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी अंडर वंस कंट्रोल। यानी कि एक ये क्षमता है, ये एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है इस तरीके का कार्य करने की, एक्ट करने की, जिससे कि वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और उसको अपने नियंत्रण में रखकर कार्य करने के लिए प्रेरित कर पाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे ए है एक व्यक्ति और बी दूसरा व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति को प्रभावित करता है। बी व्यक्ति जो है ए व्यक्ति के अनुसार कार्य जब करता है, उसके इच्छा हो या ना हो, उसके बावजूद वो उसके अनुसार कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति को हम एक ही सत्ता मानेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के साथ, साधारण एग्जाम्पल्स के साथ समझ सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स हैं परिवार में, तो उनकी सत्ता एक तरीके की होती है परिवार के अंदर, या क्लास में टीचर्स की होती है। ये जो सत्ता है इसको हम अलग अलग रूप में समझ सकते हैं। जैसे राजनीति में अलग तरीके से हम देखने को पाते हैं, आर्थिक स्थितियों में अलग और सोशल पॉलिटी में अलग तरीके से देखने को पाते हैं। तो सत्ता जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करना है और व्यक्ति जो प्रभावित कर रहा है वो अपने नियंत्रण में सामने वाले व्यक्ति को या समूह को या समाज को रखता है। इसी विषय में स्टीवन ल्यूक्स ने 3 आयाम दिए हैं सत्ता के, और इसमें उन्होंने सत्ता को एक क्षमता माना है जिसमें वो निर्णय लेने का अधिकार रखता हो। ऐसी क्षमता जिसमें वो निर्णय लेने का अधिकार रखता हो, तो उस व्यक्ति को या समूह को उसको सत्ता कहा जाएगा। वहीं सत्ता को उन्होंने दूसरा डायमेंशन ये प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने कहा कि सत्ता जो है वो निर्णय को अपने अनुसार बदल सकते हैं। यानी कि ऐसी सत्ता वो क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो सामने अपनी दूसरे के निर्णय को अपने अनुसार बदल सकता है। तीसरा डायमेंशन उन्होंने प्रस्तुत किया सत्ता का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सत्ता जो है वो क्षमता है जिसमें लोगों के विचारों को अपने अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। तो यानी कि ये एक ऐसी क्षमता है ल्यूक्स के अनुसार जो सामने जो भी व्यक्ति या समूह है उसके विचार, उसके कार्य, उसके निर्णयों को नियंत्रण में रखने की एक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से जो विभिन्न पक्ष सत्ता के हमारे सामने आते हैं। सत्ता को हम एक ऊर्जा में वृद्धि करने की क्षमता भी मान सकते हैं। एक व्यक्ति तथा वस्तु के क्षेत्र के विस्तार भी सत्ता देती है। तो इसी बात को ऑक्सफोर्ड की कंसाइज डिक्शनरी ने भी कहा कि ये एक एबिलिटी है, एक क्षमता है जो कार्य करवाती है दूसरे व्यक्ति से या समूह से अपनी इच्छा के अनुसार, अपने नियंत्रण में रखकर, अपनी अथॉरिटी के अंतर्गत। तो ये एक जनरल मीनिंग था सत्ता का।
अब हम बात करेंगे कि जो 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी में क्या विचार थे इसी विषय में। तो जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो जो उस वक्त के महान विद्वान थे, उनके विचारों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कहा गया कि जैसे सत्ता जो है, सत्ता है तो वहाँ कुछ संबंध होंगे, यानी कहीं अधिकार के होंगे, कहीं आदेश के होंगे, कहीं आदेशों का पालन करने के होंगे। तो एक प्रकार के वहाँ जहाँ पे भी सत्ता होगी वहाँ पे ये किसी प्रकार के संबंध होंगे। ये जो संबंध हैं वो जनरली साधारणतः असमान होते हैं, क्योंकि सत्ता में असमान पद होते हैं, एक प्रकार की हायरार्की पाई जाती है, और जो सत्ता में उपस्थित लोग होते हैं उनके बीच में जो अंतःक्रिया होती हैं, जो उनके अंतर्व्यवहार होते हैं, उसी के आधार पर सत्ता का निर्धारण होता है। तो इस तरीके से सत्ता के लिए अब एक सवाल भी पैदा होता है कि जब हम दार्शनिक आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो दार्शनिक आधार पर तो असमानता को माना ही नहीं जाता है, असमानता को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो मनुष्य है, ये कहा जाता है कि वो स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु सामाजिक जो रूप है, सामाजिक रूप में वो पूरी तरीके से विभिन्न आधारों पर जकड़ा हुआ होता है। तो ये जो दो प्रश्न आते हैं, इसको समझाने के लिए ये दोनों जो विचार थे, ये दोनों विचार उस वक्त 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस में चर्चा का विषय थे, और उसी ने कहीं न कहीं वहाँ की फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई थी, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उसको जन्म दिया था। ये क्रांति जो थी एक तरीके का संघर्ष था, और ये संघर्ष था मानवीय धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने का, क्योंकि उस वक्त जो था वो राजा और पादरियों के बीच में सत्ता उनके हाथ में थी, और कहीं न कहीं उनके विरोध में ये संघर्ष शुरू हुए, और ये जो उदारवादी विचार थे या धर्मनिरपेक्ष विचार थे, इनको एस्टैब्लिश करने की बात हो रही थी, इनको मजबूत करने की बात हो रही थी, और उसी के संदर्भ में संघर्ष हो रहे थे, और जिसका परिणाम था ये फ्रांसीसी क्रांति। और इसमें जो है मानवीय धर्म निरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने की बात हुई थी, यानी एक तरीके से मानव को महत्व दिया जाने लगा था, और मानवीय परिप्रेक्ष्य की बात की जाने लगी थी। इसी विचारधारा को मानने वाले जो विद्वान थे, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे थॉमस हॉब्स की। ये 17वीं शताब्दी के राजनीतिक दार्शनिक थे। इन्होंने मनुष्य के स्वभाव के विषय में बात की थी, मतलब मनुष्य और मनुष्य के स्वभाव की बात की थी, और इन्होंने उस समय की बात को महत्व दिया कि जो आदिम मानव थे, वो लगभग एक दूसरे के समान थे, और इस वक्त किसी भी प्रकार का भेद नहीं था। लेकिन जब और भेद नहीं था, सभी लगभग समान थे। लेकिन जहाँ पर लाभ की बात आई, कहीं न कहीं पर जब लाभ की बात आई, वहीं पर सत्ता की बात आती है। अकेले व्यक्ति कुछ भी नहीं होता, जब वो समूह में होता है, तभी उसमें कहीं लाभ प्राप्त करने की, कुछ सीमित साधनों को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, और उसी इच्छा के लिए वो कुछ संघर्ष करता है, और तभी यहाँ पर ये सत्ता की बात आती है। तो हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर या प्रकृति की अवस्था की अवधारणा या सिद्धांत को लेकर के बात की, और उन्होंने कहा कि जो मानव समाज है, उसमें विभिन्न आधारों पर आपस में संघर्ष होता है या झगड़े होते रहते हैं। तो इसको बताने के लिए उन्होंने 3 तरीके के झगड़े या 3 तरीके के संघर्षों की बात की। इसमें उन्होंने पहले कहा कि ये जो संघर्ष होते हैं, जो पहला संघर्ष होता है, वो कहीं न कहीं एक प्रतियोगिता जैसी स्थितियाँ होती हैं, जहाँ पे कि संसाधन कम होते हैं और हर कोई उसको प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जो संघर्ष होते हैं, उसमें हिंसा भी हो सकती है। वहीं दूसरी बात उन्होंने अपने जो
जो कॉन्फ्लिक्ट की बात की, संघर्ष की बात की कि समाज में होते हैं, उसका कारण उन्होंने बताया कि स्वयं की सुरक्षा की बात। कभी कभी सेल्फ डिफेंस के लिए, स्वयं सुरक्षा के लिए भी ये कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, झगड़े होते हैं, अपने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए। उसके अलावा उन्होंने तीसरी बात कही कि कभी-कभी व्यक्ति और समाज प्रशंसा के लिए भी वहाँ पे संघर्ष होता है या झगड़े होते हैं। तो ये 3 पक्ष उन्होंने हॉब्स ने बताए थे कि क्या कारण हो सकते हैं मनुष्य मानव समाज में संघर्ष के। तो इसको जब संघर्ष होता है तो संघर्ष हमेशा नहीं हो सकता, उसको उसका रिज़ॉल्यूशन करने की भी आवश्यकता होती है, उसको सुधारने की और व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हॉब्स कहते हैं कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकता। एक समाज होता है और समाज की एक व्यवस्था होती है, सोशल सिस्टम होता है। तो यहाँ पे सोशल सिस्टम की बात आती है और ये कहा गया कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो तभी बनी रहती है जब एक संयुक्त सत्ता हो या प्रकृति के नियम हो। अगर वहाँ पे कोई भी प्रकार की सत्ता नहीं होगी तो वो व्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर जो हॉब्स हैं वो कहते हैं कि एक संयुक्त सत्ता की और प्रकृति के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात सत्ता की जो आवश्यकता है उसको मेंटेन करने के लिए सत्ता की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे या चलती रहे। इसको बताने के लिए उन्होंने पावर की बात की या सत्ता की बात की और ये भी कहा कि सहमति के द्वारा और राजा की व्यवस्था के द्वारा भी सत्ता बनी रहती है और तब सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। इसी को बताने के लिए उन्होंने उसका एक कार्यात्मक पक्ष बताने की कोशिश की और इन्होंने उसको आगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, सामाजिक संविदा का सिद्धांत को लेकर भी बताया। हालांकि इस सिद्धांत को तीनों ही किसी न किसी रूप में, तीनों जो थिंकर्स थे, हॉब्स थे, लॉक थे और रूसो थे, वो बताने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम बाद में लेंगे। अब दूसरे जो विद्वान थे वो जॉन लॉक थे। जॉन लॉक जो है वो भी 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच के विद्वान थे। उन्होंने मनुष्य की समानता में विश्वास की बात की थी। वो एक तरीके से फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के जनक भी कहे जाते हैं। उन्होंने जो अध्ययन किए उसमें उन्होंने एम्पिरिसिज्म की बात की और साथ ही उन्होंने जो आधुनिक राजनीति थी उसके थॉट्स भी प्रस्तुत किए और उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है वो चाहे एक लिमिटेड हो पर वो उसके जो नियम हैं, जो उसके गोल्स हैं वो डिफाइंड होने चाहिए, डिफाइंड उसकी पावर होनी चाहिए, तभी व्यवस्था चलती है। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता के आसपास की बात थी और उन्होंने राज्य की आवश्यकता को राज्य को महत्वपूर्ण पक्ष माना था एक सामाजिक व्यवस्था को चलाने में, मनुष्य की व्यवस्था को चलाने में। इसके बाद जीन जैक्विक रूसो आए, जो तीसरे विद्वान थे। ये उस वक्त के सबसे पॉपुलर फिलोसोफर थे। उन्होंने मानव समाज की बात की, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और मानववाद की बात की थी। तो जो रूसो थे उन्होंने मानव समाज को समझा और इसी में उन्होंने कहीं ना कहीं व्यवस्था की भी बात की और इसमें उन्होंने 3 पक्ष, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी थी उसको बताते हुए उन्होंने कहा कि जो समाज चलता है वो किसके द्वारा चलता है, वो एक सहमति के द्वारा चलता है जिसमें व्यक्ति और सोवरेन, व्यक्ति और संप्रभु के बीच में एक इच्छा से, एक स्वेच्छा से आपस में सहमति बनी रहती है और उससे व्यवस्था चलती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मानव समाज में सुरक्षा के लिए भी एक संप्रभु जो सोवरेनिटी है वो चलती रहती है और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तीसरी बात उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में कही कि एक सबमिशन होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए और समर्पण किसके, संप्रभु के प्रति, सोवरेन के प्रति होगा, कानूनों के पालन के द्वारा होगा। ये उन्होंने तीसरी बात कही थी और इन तीनों चीजों के द्वारा, सहमति, सुरक्षा और समर्पण के द्वारा कोई एक सामाजिक व्यवस्था चलती है, ये बात उन्होंने कही। इसी से संपूर्ण या पूर्ण संप्रभुता आती
है और उसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था चलती है और ये सारी चीजों को चलाने के लिए एक सत्ता विद्यमान होती है। ये सत्ता जो है वो एक सामूहिक इच्छा शक्ति यानी कलेक्टिव विल के द्वारा पैदा होती है या सामान्य सहमति के द्वारा पैदा होती है और ये धीरे धीरे किसी न किसी रूप में ये गणतंत्र के आगमन की बात करते हैं। आगे चल करके ये जो सोवरेन है ये एक गणतंत्र हो जाएगा, इसकी बात करते हैं। तो इस तरीके से तीनों विद्वान जो थे, हॉब्स थे, लॉक थे और रूसो, तीनों ने उस समय की जो बात की सत्ता के संदर्भ में, उसमें उन्होंने एक तो नेचर की जो बात की थी उसको लेकर के उन्होंने समझाया और दूसरा उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जिसमें उन्होंने सहमति की बात की, उन्होंने सुरक्षा की बात की और समर्पण की बात को लेकर के सामाजिक व्यवस्था को चलाने की बात की थी। तो सत्ता अल्टीमेटली जो है वो किसी एक सामाजिक व्यवस्था को चलाती है और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के द्वारा इस बात को समझाने का प्रयास किया। अब इसके आगे 16वीं और 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के बाद हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी जो है विकास और प्रगति का समय था। यहाँ पर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बातें की जा रही थी। उस वक्त रॉबर्ट स्पेंसर जो थे वो एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने जीव विज्ञान और विकास दोनों को जोड़ करके एक सिद्धांत देने का प्रयास किया जिसको ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें उन्होंने समाज में राज्य के महत्व की भी बात की और उन्होंने कहा कि जो फ्रांस है उस वक्त में उसमें गणतंत्र और राजशाही जो है उसके बीच में एक जैसे म्यूजिकल चेयर में सीट्स को लेकर के दौड़ होती है, तो उसी तरीके से वहां पर भी आपस में एक हर वक्त एक दूसरे का स्थान लेने की होड़ मची हुई थी। कभी गणतंत्र था तो कभी राजशाही की बात होती थी और धीरे धीरे 1871 में जाकर के गणतंत्र जो है वो पूरी तरीके से स्थापित हो गया था। जब गणतंत्र स्थापित हुआ तो उस वक्त जो है संस्थानों की आवश्यकता हुई। ऐसे संस्थानों की आवश्यकता हुई जो कि लोक सेवकों को क्योंकि वहाँ पे एक पूरा गणतंत्र था, पूरा राज्य की एक ब्यूरो की सिस्टम था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, तो उसको चलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं को नियमों के अंतर्गत चलाने के लिए लोक सेवकों की आवश्यकता थी, टेक्नीशियंस की आवश्यकता थी, नेताओं लीडर्स की आवश्यकता थी। तो इन सबों के लिए ये माना गया कि वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है और इसी में शिक्षा को भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था माना गया जो कि एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो शिक्षा को एक बहुत महत्वपूर्ण टूल माना गया था ताकि एक गणराज्य या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित हो सके और जो शिक्षा है उसको गणतंत्र के लिए एक कार्यात्मक पक्ष के रूप में माना गया और इस जो शिक्षा थी वही योग्यता और प्रशिक्षण को जन्म देती है और इन सब से ही ये माना गया कि गणतंत्र स्थापित होगा। यहाँ पे जो चर्च था उसको क्योंकि चर्च के पास शिक्षा चर्च देती थी तो उसका स्थान धीरे धीरे कम होने लगा और गणतंत्र में जो संस्थाएं थी विभिन्न उन्होंने अपना उसका स्थान ले लिया था। तो ये 19वीं शताब्दी की स्थिति थी जहाँ पे विकास और प्रगति की बातें हो रही थी और धीरे धीरे जो राजशाही थी वो गणतंत्र में स्थापित हो गई थी। इसके बाद 20वीं शताब्दी की बात है। 20वीं शताब्दी में कुछ विद्वानों के विचार रखे उन्होंने समय के अनुसार और उसमें हम पहले बात करेंगे मैकाइवर की, रॉबर्ट एम मैकाइवर की, जो कि अमेरिका से थे और ये राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। इन्होंने स्टेट नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें उन्होंने राज्य की संप्रभुता को निरपेक्ष और अभिभाज्य माना कि ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर है राज्य का और इसको उन्होंने महत्व दिया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि समाज के विभिन्न अवयवों की पुनर्परीक्षा की आवश्यकता है, यानी कि जो समाज है
उसको चलाने के लिए जो विभिन्न पक्ष होते हैं उसको समझने और उनको उनकी पुनः परीक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। और इसको समझाने के लिए उन्होंने 3 संभावनाएँ दी थी, 3 पक्ष दिए थे, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि समाज जो है वो समाज की कुछ की जो गतिविधियाँ हैं वो केवल राज्य कर सकता है। उन्होंने राज्य के संदर्भ में बात की थी और राज्य को कहा कि कैसे समाज में राज्य कुछ गतिविधियाँ ऐसी करता है जो और संस्थाएँ नहीं कर सकती हैं। तो राज्य के महत्व को कहीं न कहीं ये बताना चाहते थे। दूसरी बात उन्होंने कही कि समाज की ऐसी गतिविधियाँ जो राज्य अन्य संस्थाओं से बेहतर कर सकते हैं। तो दूसरी बात उन्होंने कही, पहली बात तो सिर्फ राज्य कर सकता है, फिर दूसरी बात उन्होंने अन्य संस्थाओं के संदर्भ में राज्य की स्थिति को जानने की बात की। और तीसरी स्थिति में उन्होंने कहा कि ये वो गतिविधियाँ हैं समाज की जिसमें संस्थाएँ जो हैं वो राज्य से बेहतर काम करती हैं। तो हम बहुत सारे उदाहरण आज के समय के देख सकते हैं कि कहीं पर सिर्फ राज्य निर्णय लेता है, तो कहीं पर राज्य और जो है अन्य संस्थाओं से बेहतर, जैसे कि कानून का काम है, नीतियों का निर्माण है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, तो ये सब कार्य राज्य करता है, जिसको कि हम आज के संदर्भ में समझ सकते हैं। उसके अलावा कुछ संस्थाएँ हैं, जैसे कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, वो भी कई कार्य जो हैं वो बेहतर करती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मैकाइवर ने समझने की कोशिश की थी। अम, बाद में इनके साथ चार्ल्स एच पेज जो थे, उन्होंने इनके साथ मिलकर के इसी विषय पर एक किताब लिखी जिसका नाम सोसाइटी था। तो मैकाइवर एंड पेज बहुत पॉपुलर हैं सोशियोलॉजी में। इन्होंने लगभग समाज के हर विषयों पे कहीं न कहीं अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुख्यतः उन्होंने समाज के संदर्भ में, और उसमें यहाँ पर हम बात करेंगे राज्य की और संप्रभुता की। इसके अलावा इस समय के 20वीं शताब्दी के जो अन्य लेखक थे या थिंकर्स थे, उसमें हम हेरोल्ड लास्की की बात करेंगे, इंग्लैंड के थे ये, और इन्होंने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक किताब की रचना की थी, जिसमें उन्होंने समाज में सत्ता के केंद्र को माना था कि समाज में सत्ता के बहुत सारे अलग-अलग केंद्र होते हैं और ये सब मिलके काम करते हैं। तो और राज्य उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एक सत्ता के रूप में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ये लास्की ने बात की थी। अब हम बात करते हैं इसके आगे का जो समय था उसमें, तो हम यहाँ बात करेंगे अन्य जो थिंकर्स थे लास्की के अनुसार। लास्की के बाद जैसे मैक्स वेबर हैं और टैलकुट पार्सन्स हैं। तो मैक्स वेबर की हम पहले बात करेंगे। मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांतों को क्रिया के सिद्धांत के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से समाज को समझने का प्रयास किया, बताया। ये एक जर्मन समाजशास्त्री थे और इन्होंने सत्ता की प्रकृति के विषय में उसकी वैधता से जुड़े हुए प्रश्नों को बड़े विस्तार से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उसमें से एक्शन की थ्योरी है, क्रिया का सिद्धांत है, और उस क्रिया को उन्होंने बड़े रैशनल तरीके से कहा कि वही क्रियाएं जो हैं वो किसी जो सामाजिक मानी जाती हैं, सामाजिक व्यवस्था को चलाने का जिनका की कोई अर्थ हो, जिनका तार्किक आधार पे कोई अर्थ हो, कोई रैशनैलिटी हो, वही कार्य सामाजिक कार्य माने जाएंगे, ये मैक्स वेबर ने कहा था। इसके अलावा उन्होंने पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और सत्ता की डिटेल में बात की थी। इस पर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर मैक्स वेबर जो है वो उन्होंने जो अपने अध्ययन किए थे सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में, उसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें राज्य जो है वो एक कुछ सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। तभी जब सामूहिक लक्ष्य होंगे तभी, ये बात हालांकि पार्सन्स ने कही थी जब उन्होंने मैक्स वेबर के विचारों को जानने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर मैक्स वेबर जो है
सत्ता को नौकरशाही के संदर्भ में बात करते हैं। उन्होंने पूंजीवादी और नौकरशाही कार्यप्रणालियों का अध्ययन किया था। उसमें उनका खुद का स्वयं का अनुभव थे और इन अनुभवों को उन्होंने अवधारणाओं के रूप में, सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर उन्होंने जो पूंजीवाद है उसको जानने की कोशिश की थी कि पूंजीवाद या जो आर्थिक वृद्धि थी वो कैसे हो रही है। यहाँ पे उन्होंने दुनिया के महान 6 धर्मों का भी अध्ययन किया था और उसी के आधार पर उन्होंने पूंजीवाद को समझने का प्रयास किया था। तो मैक्स वेबर जो है वो तार्किकता को महत्व देते हैं। वो जीवन के विभिन्न पक्ष, चाहे वो राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, यहाँ तक कि संगीत को भी उन्होंने तर्क संगत के आधार पर समझाने का और अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। यानी वो जो भी बात करते हैं सामाजिक जीवन की, सामाजिक संगठनों की, समाज की, वो सभी को किसी न किसी रूप से वो तार्किक आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं, उसकी वैधता को समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो वेबर हैं उन्होंने सत्ता को 3 तरीके से समझाने का प्रयास किया। पहला आधार जो था वो उन्होंने लिया था कि सत्ता जो है किस तरीके से वैध हो सकती है, किस तरीके से वो लेजिटिमेट हो सकती है। उसको बताने के लिए उन्होंने 3 आधार लिए, जिसमें पहला आधार उन्होंने बताया परंपरा है, ट्रेडिशंस है। उन्होंने जो अपनी किताब जो थी वर्डशाफ्ट एंड जिजलशाफ्ट, उसमें इन विचारों को प्रस्तुत किया और इसमें उन्होंने जो परंपरा है उसको बताने का प्रयास किया कि परंपरा किस तरीके से जो है परंपरागत समाज या परंपराएं जो हैं वो सत्ता के रूप में वैध हो जाती हैं, स्थापित हो जाती हैं। इसमें उन्होंने फ्रांसीसी समाज की बात की थी, और उसमें उन्होंने राजा या सम्राट के शासन की बात की। राजा और सम्राट का जो शासन है वो किसी ना किसी रूप में पूरी तरीके से जो उनकी सत्ता है वो परंपरा पर आधारित होती है। राजा को क्योंकि ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, तो ये कहा गया कि क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है तो उसको मानना ही है, और इस तरीके से वो एक परंपरागत सत्ता थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानती रहती थी। उसी तरीके से अगर हम अन्य उदाहरण से इस बात को समझना चाहें तो जैसे भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, जिसमें पिता का जो सत्ता है वो चलती है। उसके अलावा यहाँ पे वंश परंपरा के आधार पर या विरासत के आधार पर जो सामाजिक परंपराएं चलती हैं, क्वीन विक्ट्री, जो क्वीन का जो साम्राज्य रहा है इंग्लैंड में, उसको हम मान सकते हैं। या कबीलों, जो पुराने समय में जो कबीले हुआ करते थे, उनको भी हम परंपराओं के आधार पर उदाहरण मान सकते हैं। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पे परंपराएं महत्वपूर्ण है। ये परंपराओं का कुछ भी आधार हो सकता है, जिसमें कि वंश है या फिर जो जैसे कि राजा की सत्ता की बात थी, तो ईश्वर का रूप मान करके और किसी न किसी एक डर की बात थी। यहाँ पे मालिक हैं और अनुचर हैं। तो पहली बात वेबर ने कही थी परंपरा को लेकर, सत्ता को वैध माना, क्योंकि परंपरा जो है वो स्थापित हो जाती है और वो समाज को चलाने का काम करती है। ये भी उन्होंने कहा कि जो सत्ता है या जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भी होती है, रीजनल भी होती हैं, तो क्षेत्र के अनुसार बदलती भी रहती हैं। तो यहाँ पर सत्ता भी उसी तरीके से क्षेत्र के आधार पर चलती है। तो पहली बात थी परंपरा की। दूसरी बात जो वेबर हैं वो कहते हैं कि कानूनी तार्किक सत्ता की बात करते हैं। तो कानूनी तार्किक सत्ता परंपरा से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर कानून की बात होती है, तार्किकता की यानी रैशनैलिटी की बात होती है, और कानून और नैतिकता के आधार पर, तार्किकता के आधार पर वैधता मिलती है सत्ता को। और इसका बहुत बड़ा उन्होंने उदाहरण वर्तमान की जो आधुनिक युग की जो नौकरशाही परंपरा है उसको बताने का प्रयास किया, कि नौकरशाही का विश्लेषण करते हुए उन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया।
क्योंकि जो नौकरशाही है उसमें हम अफसरशाही को देखते हैं। वहाँ पे एक पद सोपान होता है, एक हायरार्की हम देखने को पाते हैं। विभिन्न पदों पर नीचे से ऊपर तक कार्य करते हैं लोग और आदेशों का पालन करते हैं। आदेश ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं और वरिष्ठ और अधीनस्थ का एक वहाँ पर संबंध होता है, यहाँ उनकी हायरार्की होती है और उनके बीच में एक सत्ता स्थापित रहती है। तो यहाँ पर वेबर नौकरशाही को एक तार्किक कानूनी व्यवस्था मानते हैं और इसी से उसमें वैधता आती है। जो नौकरशाही है उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर नियम जो होते हैं, विभिन्न नियम हैं और जो प्रक्रियाएं होती हैं, चयन का, सिलेक्शन की प्रक्रिया, विभिन्न पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया, ये सारी चीजें जो है वो एक नियम के अनुसार चलती हैं, यानी तार्किक होती है, नियमों पर आधारित होती है, रैशनल होती है। इनमें विशेषीकरण होता है, विशिष्टता होती है। साथ ही साथ ये जो नौकरशाही है उसमें संगठनात्मक संसाधन होते हैं, मिलकर काम करने का भी एक व्यवस्था होती है। इनमें पारदर्शिता होती है क्योंकि सारे जो काम होते हैं वो लिखित तौर पे होते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसके अलावा चयन और प्रोन्नति के भी नियम होते हैं। ये जो नौकरशाही है ये पूरी तरीके से पक्षपात रहित होती है, इसमें पक्षपात की संभावना नहीं होती और एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इसमें काम होते हैं। इसके अलावा इनके में जो भी काम होते हैं, जो भी नियम कानून होते हैं, ये सभी लिखित होते हैं। तो यहाँ पर वेबर जो है ये तार्किक वैधानिक सत्ता जो है नौकरशाही के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो था परंपरा थी, दूसरा था नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी जो कि तार्किक है, और तीसरा उन्होंने सत्ता का एक पक्ष दिया, कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य देने में समझाने का प्रयास किया, जिसको उन्होंने करिश्मा या चमत्कार से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने करिश्मेटिक अथॉरिटी की बात की है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि करिश्मा जो है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसकी विशिष्ट योग्यता या असाधारण योग्यता के कारण होता है। तो जब व्यक्ति या किसी समूह संस्था में एक इस तरीके का एक करिश्मेटिक योग्यता होती है तो वो समाज को, व्यक्ति को प्रभावित कर पाता है और अपने अनुसार कार्य करवा लेता है या अपने लोगों के निर्णयों को बदल सकता है या उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके से ये एक ऐसी सत्ता रही जो कि व्यक्ति की असाधारण योग्यता के कारण थी। यहाँ पे ये भी कहना होगा कि ये योग्यता जो है वो उसको एक संत के रूप में भी स्थापित कर सकती है, उसके दैवीय रूप को भी स्थापित कर सकती है। हम समाज में बहुत सारे उदाहरण इसके आधार पर देख सकते हैं। तो इसमें लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सत्ता है क्योंकि करिश्मा के आधार पर है, तो धीरे धीरे विभिन्न कारणों के कारण ये जो करिश्मा है कभी कभी कम भी होने लगता है व्यक्ति का, चाहे उसका कारण आयु हो या अन्य कोई कारण हो सकता है। तो जब ये करिश्मा जैसे जैसे खत्म होता जाता है वैसे ही ये सत्ता भी खत्म या कम होती जाती है। तो वेबर का मानना था कि करिश्माई नेता असाधारण तरीकों से सत्ता में आते हैं और कार्य करते हैं। ये या तो नेता होते हैं, ये कुशल वक्ता होते हैं और दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं। इनके कारण कई बार ये भी देखा गया है कि जो ये करिश्मेटिक नेता होते हैं ये क्रांति भी लाते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए कई बार ये कुछ रूढ़िवादी चीजों को भी मानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि जो वेबर ने करिश्मेटिक सत्ता की बात की है, अथॉरिटी की बात की है, उसमें व्यक्ति की असाधारण योग्यता सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेबर ने सत्ता को जो समझाने का प्रयास किया, सत्ता की वैधता को समझाने का
उसकी लेजिटिमेसी को समझाने की बात की है, वो 3 कारणों से आती है। या तो वहाँ पे परंपरा होगी, यहाँ या वो नियमों और तार्किकता पर आधारित होगी, और या फिर उसमें कोई ना कोई करिश्मा होगा। तो इस तरीके से वेबर ने सत्ता को समझाने का प्रयास किया। अब इसको आगे हम समझने का प्रयास करेंगे पार्सन्स के अनुसार। तो पार्सन्स जो हैं, मैं वेबर की ही सत्ता की अवधारणा में एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगी। उन्होंने सत्ता का एक सूत्र भी दिया था, और जिसको कि उन्होंने जीरो सम ऑफ पावर या सत्ता के का शून्य योग भी कहा था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति जो ए है वो बी व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, और क्योंकि वो अगर ए व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जो प्रभाव डाल रहा है, ए व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड का हो सकता है, उसकी पॉजिटिव या सकारात्मक सत्ता हो सकती है, वहीं बी जो है उसकी सत्ता को नहीं मानना चाहता, या फिर वो जो है वो एक तरीके से नकारात्मक है। तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों जो जब जोड़े जाते हैं दोनों सत्ता को चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं पे योग जो होता है वो शून्य हो जाता है। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने एक जीरो सम ऑफ पावर की भी बात की थी। ये सूत्र जो है वेबर ने दिया था। तो अगला हम जो थिंकर समझना चाहेंगे वो है टैलकोट पार्सन्स। तो पार्सन्स की जब हम बात करते हैं, तो पार्सन्स जो हैं वो सत्ता और समाज को के संदर्भ में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। यहाँ पर पार्सन्स जो सत्ता की बात करते हैं, उसमें समाज और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता की बात करते हैं। यहाँ पे वो सत्ता को इस तरीके से देखते हैं कि सत्ता कितनी आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण है एक सामाजिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि समाजशास्त्री टैलकोट पार्सन्स जो हैं वो 20वीं शताब्दी के एक प्रभावशाली समाजशास्त्री थे। इन्होंने जर्मन भाषा में अपनी कई सारी कृतियां थी जो उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया था। इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की सिद्धांत दिया, संरचनात्मक प्रकार्यवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया समाज को समझने का। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने सोशल एक्शन थ्योरी, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था। तो इसको यहाँ पर उन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था को, समाज को समझाने के लिए समाज की व्यवस्था को कैसे चलेगी, सोशल सिस्टम कैसे चलेगा, उसको समझाने की बात रखी। और इसमें उन्होंने सत्ता को एक बहुत महत्वपूर्ण माना किसी भी समाज को चलाने के लिए। उनका मानना था कि समाज के कुछ सामूहिक लक्ष्य होते हैं, अगर पूरी व्यवस्था चलती रहे तो उसके लिए कुछ एक सामूहिक लक्ष्य होते हैं, और सत्ता उसमें एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है व्यवस्था को चलाने में। हम बात करते हैं आधुनिक समाज की। तो आधुनिक समाज में क्योंकि हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के विभेदीकरण और विशेषीकरण होते हैं, योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, कौशल के अनुसार विभिन्न प्रकार के विशेषीकरण हैं। और उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि विभेदीकरण और विशेषीकरण है, लेकिन साथ ही परस्पर निर्भरता भी है, यानी एक संगठित रूप से कार्य करने की भी स्थितियां हम समाज में देखते हैं। इसी को जो पार्सन्स हैं वो एक कार्यात्मक प्रवृत्ति, फंक्शनल एस्पेक्ट मानते हैं, एटीट्यूड मानते हैं, और इसी के आधार पर कोई एक सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम चलता है। इसका कार्यात्मक प्रवृत्ति को बताने का अर्थ, यानी कि सामाजिक व्यवस्था चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं है, वहां पे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, झगड़े नहीं है, ये चीजें नहीं है, या कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर उनका ये कहना था कि समस्याओं से जूझना और उनका हल खोजना भी एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था को चलाना है। तो यहाँ पर पार्सन्स कहते हैं कि जो 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 कार्यात्मक प्रवृत्ति है सत्ता की, उसका
कार्य ये भी है कि वो संघर्ष जो होते हैं समाज में विद्यमान, कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हमें संघर्ष देखने को ना मिलते हो, समस्याएं देखने को ना मिलती हो। तो ये जो सत्ता है ये समस्याओं का हल खोजने का में सहयोग करती है। जितने भी सामाजिक कार्य हैं उन सब की बात हो तो हर कार्य अलग है, एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन सभी मिलकर कार्य करते हैं और इसी बात को उन्होंने कार्यात्मक दृष्टि के रूप में एक्सप्लेन किया है, बताया है। यहाँ पे उन्होंने कुछ उदाहरण दिए पार्सन्स ने, और उन्होंने कहा कि जो कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति पर अपने आदेश देता है। सत्ता के संदर्भ में जब हम बात करें तो सत्ता हमेशा कहीं एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की अकेले नहीं होती है। वहां पर एक व्यक्तियों का समूह होता है, उनमें आपस में संबंध होते हैं, कहीं ना कहीं वो लाभ प्राप्त करने की स्थिति होती है और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति या एक समूह दूसरे समूह पर कुछ प्रभावी हो जाता है और अपने अनुसार कार्य करवाने की कोशिश करता है, और उसी जो व्यक्ति कार्य करवाने की कोशिश करता है वही एक तरीके से उसके हाथ में सत्ता होती है, वो सत्ता उसी के पास होती है। तो यहाँ पे हम इस उदाहरण से ये बात को समझ सकते हैं कि जैसे ए व्यक्ति जो है वो कुछ आदेश देता है बी व्यक्ति को और बी व्यक्ति को उसका पालन करना होता है। बी व्यक्ति अपनी इच्छा से उन बातों का पालन भी कर सकता है या नहीं भी करता है। तो ये एक व्यवस्था चलती रहती है सत्ता के संदर्भ में। कई बार बी व्यक्ति जो कि आदेशों का अभी तक पालन कर रहा होता है, वो भी ए व्यक्ति बी व्यक्ति के भी आदेशों का या उसकी इच्छा का पालन करता है। इनको हम अपने दैनिक जीवन के विभिन्न उदाहरणों से हम देख सकते हैं, जैसे कि पिता हालांकि सत्ता होती है उसके हाथ में पितृसत्तात्मक समाज में, लेकिन कई बार वो पुत्र की इच्छाओं के अनुसार भी कार्य करता है। कई बार हमने देखा है कि किसी विभाग में, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो आपस में ऐसे संबंध होते हैं कि अधिकारी जो है वो और अधीनस्थ के संबंध होते हैं, लेकिन कई बार जो अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ की राय को भी मानता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सत्ता हालांकि ए और बीच के बीच में होती है, लेकिन कई बार जो आदेशों का पालन कर रहा होता है वो जो आदेश देने वाला है उसको भी अपनी बातों से को मनवाने का प्रयास कर पाता है। अन्य उदाहरण भी उसमें उन्होंने दिए हैं, जैसे कि कोई कारीगर है, विशिष्ट कारीगर है, तो वो अपने कार्य के एवज में पैसा तो लेता ही है, लेकिन अगर वो अड़ जाता है तो अपनी कीमत को बढ़ करके भी लेता है। कई समाजों में ऐसी परंपराएं देखने को मिलती हैं। हम सभी जानते हैं कि विवाह समारोहों में नेंग मांगने की परंपरा है, या जैसे राजस्थान में जो ढोल बजाने वाला है वो ढोल बजा करके अपना विवाह समारोह के समापन की बात करता है, और जब वो समारोह उसकी समापन की बात करता है तो जब तक वो नहीं करता तब तक वो समारोह खत्म नहीं माना जाता। तो उसको बजाने के लिए वो ढोल बजाता है, लेकिन उससे पहले वो अपने इच्छानुसार सम्मानजनक पैसे को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और जब तक उसको वो नहीं मिल जाता, जब तक उस पैसे से वो संतुष्ट नहीं होता, वो समापन का अनाउंसमेंट नहीं करता। तो ऐसी बहुत सारी हम व्यवस्था देखते हैं जिसमें सत्ता जो है, जो आदेश करने वाले की स्थिति होती है, लेकिन वो जो आदेश का पालन कर रहा है उसकी भी कुछ बातों को मानता है। यजमान के केस में भी हम देख सकते हैं भारतीय समाज में। तो इस तरीके से जो सत्ता का वितरण है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, लेकिन कई कई बार ये इसकी स्थिति उल्टी भी दिखाई पड़ती है, और यही बात पार्सन्स ने अपने इस सत्ता को समझाते हुए कही है। इसके बाद उन्होंने दूसरी बात जो कही है वो दूसरा पक्ष उन्होंने सत्ता का रखा, और उसमें उन्होंने कहा कि सत्ता को चलाने में, सामाजिक व्यवस्था को चलाने में विभिन्न एजेंसीज होती हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं और उनकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं,
इसको समझाने के लिए पार्सन्स ने एक क्रिया का जो सिद्धांत बताया था, उसमें उन्होंने एक एजाइल स्कीम की बात की, AGIL, एजाइल स्कीम की बात की है, जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था चलती है। इसको समझाने के लिए एजाइल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, आप इस तरीके से मान सकते हैं कि एक स्क्वायर है जिसके 4 कोने हैं, और 4 कोनों में एक-एक कोने पे उन्होंने 4 ऐसे आवश्यक कार्यात्मक पॉइंट्स बताए थे, जिनके द्वारा एक पूरी सामाजिक व्यवस्था चलती है। तो उसको समझाने के लिए उसको उन्होंने एजाइल स्कीम बोला। उसमें ए का मतलब एडाप्टेशन है, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने जो बाहरी वातावरण है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको हम अडैप्ट कर लेते हैं, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। हम या व्यक्ति या समाज उसको अपने अनुसार अ, उस वातावरण के अनुसार अपने को अडैप्ट कर लेता है। तो पहला पॉइंट उन्होंने, या पहला एजाइल का जो स्क्वायर था, वो उन्होंने कहा कि ये इस 4 चीजों से, 4 कोनों से एक पूरी व्यवस्था बनती है। उसका पहला उन्होंने ये एडेप्टेशन रखा, जिसमें कि बाहरी वातावरण जो पूरा इको सबसिस्टम है वो कैसे व्यक्ति के साथ रहता है और व्यवस्था को बनाता है, इसकी बात उन्होंने की। और इसमें उन्होंने जो समाज की बात की है, उसमें पूरी कार्य व्यवस्था की बात की है कि वो कैसे अपने वातावरण में पूरा सिस्टम चलता है, उसकी बात की। दूसरा कॉर्नर पे उन्होंने लक्ष्यों को रखा। उन्होंने सामूहिक लक्ष्यों को रखा, क्योंकि जब हम पूरी सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हम एक व्यक्ति की बात नहीं करते, यहाँ पर हम सामूहिक लक्ष्यों की बात करते हैं। तो हर समाज समूह का या कोई भी एक जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं, और उसमें उन्होंने राजनीति को एक टूल माना, राजनीति को एक महत्वपूर्ण पक्ष माना इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का। ये लक्ष्य जो हैं वो सेट किए जाते हैं या अचीव किए जाते हैं, जिसमें पहले एडेप्टेशन होता है, उसी एडेप्टेशन के साथ ही हम कुछ गोल्स को अचीव करते हैं, लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें कि राजनीति जो है समाज में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगले कॉर्नर पे उन्होंने कहा कि जो ये पूरी व्यवस्था है, इसके अगले कॉर्नर पे स्क्वायर पे उन्होंने इंटीग्रिटी की बात की, उन्होंने अखंडता की बात की। ये अखंडता किसमें है? समाज की विभिन्न इकाइयों में। उन्होंने कहा जितने भी यूनिट्स होते हैं समाज के, उनमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए, एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए। इसका ये मत, और ये कौन करेगा? ये एक न्याय व्यवस्था या लीगल सिस्टम करता है। तो अभी जो उन्होंने बताने की का प्रयास किया कि एक एजाइल स्कीम है जिसके 4 कॉर्नर्स हैं, जिसमें एक हम पहले बाह्य वातावरण की बात करते हैं जिसको एडेप्टेशन उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने लक्ष्यों की बात की, सामूहिक लक्ष्यों की बात की जिसको गोल कहा। तीसरा उन्होंने बात की है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, या यहाँ पर जो कानून है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और वो संघर्षों को रोकने का प्रयास करता है, जिसके कारण की सामूहिक व्यवस्था चलती रहती है। और इसमें जो समाज के विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न इकाइयां हैं, वो आपस में मिलजुल के कार्य करने का प्रयास करती हैं और संघर्ष को रोकने का प्रयास करती हैं। तीसरी बात इन्होंने कही है, चौथा कॉर्नर जो है उन्होंने कहा लेटेंसी की बात कही। लेटेंसी मतलब वो पक्ष जो कि क्या करता है, जिसमें अंतर्निहितता होती है, यानी अपने अंदर समाहित करने की बात होती है। यानी कि वो क्या करता है, चौथा पक्ष, वो मेंटेन करता है कल्चरल वैल्यूज को और नॉर्म्स को। यानी एडेप्टेशन हो गया, हमारे कुछ गोल हैं जिसको अचीव करना है। उसके अलावा न्याय होता है जो हार्मनी लाता है पूरे व्यवस्था में, संघर्षों को कम करता है, और साथ ही साथ लेटेंसी की बात होती है, यानी कि यहाँ पे कल्चरल गोल्स को संभालने की बात होती है, वैल्यूज को, नॉर्म्स को संभालने की बात होती है। जब ये चारों चीजें होंगी तभी कोई एक सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से काम करेगी। इसको
पार्सन्स ने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो कल्चरल वैल्यूज़ या नॉर्म्स होते हैं, मूल्य होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य, उनको समाज में रखने का कार्य जो है वो अ, जो यहाँ के मूल्य हैं वो करते हैं। और ये मूल्य कहाँ से आते हैं? सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा आते हैं। और जितने भी समाजीकरण के जो टूल्स हैं, एजेंसीज हैं, वो ये काम करती हैं। जैसे हम शिक्षा की बात कर सकते हैं, संस्कृति की बात कर सकते हैं, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। वो सभी मिलकर के इस लेटेंसी को मेंटेन करते हैं या कल्चरल वैल्यूज को, नॉर्म्स को समाज में मेंटेन करते हैं। और इन चारों का आपस में एक व्यवस्था चलती रहती है। तो यहाँ पर जो मूल्य हैं वो अ, आज के समय के जो मूल्य हैं वो हैं स्वतंत्रता है, समानता है और भ्रातृत्व की बात है। फ्रैटर्निटी की बात हम जब करते हैं तो वो भी लेटेंसी ही एक तरीके से है। और यहाँ पर जो समाज है वो एक गणतंत्र समाज है, लोकतंत्रीय समाज है। और इसमें ये आधुनिक काल है, लोकतंत्र की हम बात करते हैं। और यहाँ पर जो मूल्य हैं वो स्वतंत्रता के हैं, समानता के हैं और भ्रातृत्व के हैं। और इस तरीके से लेटेंसी मेंटेन होती है, जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं। वो ये कार्य न्यायपालिका और अन्य साधनों के द्वारा करती है। शिक्षा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आज भी प्ले करता है। तो इस तरीके से जो पार्सन्स हैं वो सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता की बात करते हैं। वो कहते हैं जब ये व्यवस्था पूरी चलती रहती है, ये चारों कॉर्नर्स जो हैं एजाइल स्कीम के, एडेप्टेशन, गोल्स, इंटीग्रिटी होती है, अखंडता होती है, और साथ ही साथ लेटेंसी होती है, यानी जो कल्चरल वैल्यूज मेंटेन होते हैं। तो इन चारों चीजों के चलते रहने से एक सामाजिक व्यवस्था चलती रहती है, उसमें स्थिरता आती है और साथ ही साथ उसमें निरंतरता बनी रहती है। पूरी जो समाज है वो जीवित रहता है और चलता रहता है। और इस व्यवस्था को एजाइल स्कीम से के द्वारा उन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो एजीआईएल स्कीम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक टूल की तरीके से है, एक संसाधन है जो सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण करने में सहयोग देता है। समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें इसको उन्होंने बहुत एक टेक्निकल तरीके से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने साथ ही ये बात कही कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो एक गतिशील व्यवस्था है, वो रुकती नहीं है, वो एक मशीन की तरह चलती रहती है, गतिमान व्यवस्था है, उसमें मोबिलिटी होती रहती है। और इसमें उन्होंने कहा कि जो ये व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका जो होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है विश्वास के लिए। तो इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था, पूरी व्यवस्था चलती रहती है। पार्सन्स को हम लास्ट में कार्यात्मक विश्लेषण के आधार पर कुछ बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, जो उन्होंने जाइल स्कीम के थ्रू बताया। उसमें से उन्होंने ये बिंदु निकाले। पहली बात उन्होंने कही कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अस्तित्व के भीतर ही, यानी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें अंतर्निहित होती हैं वो चीजें जो कि वहां पे जो विवाद, जो संघर्ष होते हैं उसको हल करने में सक्षम होती है। तो पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि सामाजिक व्यवस्था का जो के कई भाग होते हैं, कई हिस्से होते हैं, विभिन्न भागों से मिल करके एक पूरी व्यवस्था चलती है, उसके कई पार्ट्स होते हैं। इसके बाद उन्होंने एक पॉइंट और कहा कि ये भाग सक्रिय होते हैं, एक्टिव रहते हैं, और इनकी जो सक्रियता होती है उसी से व्यवस्था बनी रहती है। तो विभिन्न भागों की हम बात करें तो बात हम कर सकते हैं, कहीं न्याय की बात कर सकते हैं, कहीं राजनीति की बात कर सकते हैं, कहीं आर्थिक पक्ष है। तो ये सारे विभिन्न भाग हैं और ये सब एक्टिव रहते हैं, ये सब हार्मनी से भी काम करते हैं। और अगर इसमें कहीं कहीं विवाद होता है, कहीं संघर्ष होता है, कहीं उसमें डिसहार्मनी आती है, तो वहां पर उसमें ही विद्यमान ऐसे तत्व हैं जो उसको सुलझाने का प्रयास
करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था की अवधि और कार्य लोगों के जीवन से तथा पीढ़ी के जीवन कार्य से बड़ा होता है। यानी जो व्यवस्था होती है, जो सामाजिक व्यवस्था होती है, सोशल सिस्टम होता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है, उसका कार्यकाल बहुत बड़ा होता है। वो तुरंत होकर के खत्म नहीं हो जाता, वो बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहता है और कई पीढ़ियों तक विद्यमान रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात पार्सन्स ने कही है कि एक व्यवस्था के भागों के अध्ययन का तरीका जो है वो उनके आपस के जो परस्पर संबंध और जो कार्यात्मक व्यवस्था होती है उसको समझने का प्रयास है। यानी कार्यात्मक जो दृष्टिकोण है वो क्या है, ये जो पूरी व्यवस्था है उसके जो विभिन्न भाग हैं वो कैसे मिल के काम करते हैं परस्पर सहयोग के द्वारा, परस्पर संबंधों के द्वारा, उसके ही कार्यात्मक दृष्टिकोण को, फंक्शनल व्यू को पार्सन्स समझाने का यहाँ सोशल सिस्टम के एजाइल स्कीम के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं या करते हैं। यहाँ पे कुछ अन्य दार्शनिक जैसे कि स्पेंसर है, दुर्खीम है, रेडक्लिफ ब्राउन है, इन्होंने भी कार्यात्मक दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया। हालांकि उनको बाद में उन्होंने थोड़ा सा भिन्न तरीके से ये बात की। तो पार्सन्स और मर्टन के जो विश्लेषण थे सामाजिक व्यवस्था को समझाने के, वो कुछ इस तरीके से थे कि उनको नव कार्यात्मक वादी भी कहा गया, नियो फंक्शनलिस्ट भी कहा गया था। इसके अलावा मेलानोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन जो थे वो मूलतः उन्होंने प्रारंभिक समाजों की बात की थी। मर्टन ने उसके कार्य और दुष्कार्य यानी फंक्शंस और डिसफंक्शंस के टर्म्स में बात की। इसके अलावा उन्होंने साध्य और साधन के संबंधों में भी बात की। पार्सन्स ने इसी चीज को पूरी सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझाने का प्रयास किया, यानी कार्यात्मक पक्ष को समझाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पार्सन्स हैं वो एजाइल सिस्टम के द्वारा, स्कीम के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास करते हैं। आज के विषय है उसका आखिरी जो टॉपिक था वो है उपव्यवस्था के रूप में राजनीति। तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि एक सब सिस्टम के रूप में राजनीति समाज में कैसे उपस्थित रहती है, समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें ये कैसे कार्य करती है। तो इसको समझाने के लिए पार्सन्स ने इसको एक सिस्टम और सब सिस्टम के टर्म्स में बात की, यानी कि उन्होंने व्यवस्था और उपव्यवस्था की बात की। और इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जो उपव्यवस्थाएं हैं किसी सामाजिक व्यवस्था की, वो आर्थिक व्यवस्था भी हो सकती है, वो राजनीतिक व्यवस्था भी हो सकती है, यानी वो सामाजिक व्यवस्था के ही हिस्से होते हैं और वो किसी भी प्रकार से बहुत भिन्न नहीं होते, उसी सामाजिक व्यवस्था को चलाने का ही कार्य करते हैं। इसको भी समझाने के लिए उन्होंने अपने जो एजाइल स्कीम की थी, स्कीम जो उन्होंने बनाई थी, उसी के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ साधन होते हैं, कुछ मीन्स होते हैं, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसमें कि सत्ता को चलाने का भी एक कारण हो सकता है। फिर उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, मानक होते हैं। उसके अलावा कुछ मूल्य होते हैं जो कि पूरे व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उसको चलाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उपव्यवस्था को समझाने की बात की थी, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के उदाहरण दे करके। ये जो पूरी व्यवस्था है उसी के का पूरा एक हिस्सा है। यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण बहुत जल्दी से मैं लेना चाहूंगी कि उन्होंने एक उदाहरण ये दिया कि जैसे कि बैंक्स होते हैं, बैंक्स के बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस होती हैं जो मिल करके एक बड़ी बैंक को चलाती है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में अनेक विभाग होते हैं और सभी विभाग मिलकर के एक बड़ी यूनिवर्सिटी को चलाने का
कार्य करते हैं, राज्य भी यही कार्य करता है। तो इस तरीके से जो पार्सन्स हैं वो एजाइल स्कीम के थ्रू राजनीति को एक इकाई मानते हैं और उसको वो कहते हैं कि राजनीति जो है वो अपनी जो समाज है उसकी जो विभिन्न इस बाह्य स्थितियां हैं उसको वो अडॉप्ट कर लेती है, उसके प्राकृतिक और उसके विभिन्न संसाधनों को साथ में लेकर के कार्य करती है। इसके अलावा उन्होंने राजनीति के माध्यम से संयुक्त लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए इसकी भी बात की है, पूरी व्यवस्था कैसे चलेगी उसकी बात की, और उसी के साथ साथ कैसे वो नॉर्म्स को पूरा चलाती है उसकी बात की है उन्होंने। तो इस तरीके से जो सोशल सिस्टम है वो खाली संघर्ष की बात नहीं उन्होंने की, उन्होंने कहा कैसे विवाद ना हो, ये सत्ता का महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसमें सत्ता महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से आज का जो विषय है वो मैंने लगभग कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच।